एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का एचटेट टीजीटी इंग्लिश का पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं अपने सेक्शन पे। पार्ट 4 आता है, आपको पता ही है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के, विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग जो अभी तक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Then the word which is spelled correctly। स्पेलिंग का क्वेश्चन है, कौन सी वर्ड की स्पेलिंग सही है। वर्ड है एमेट्योर। एमेट्योर AMATUER AMETEUR एमेट्योर। अमै की आ रही है साउंड, अमे की साउंड नहीं आ रही है, अमै की आ रही है। तो सबसे पहले तो ई वाले कट जाएंगे, ठीक है। ई, क्योंकि ई की साउंड होती है ए और ए की साउंड होती है ए, तो थोड़ी लंबी साउंड आ रही है, इसलिए ई कट जाएगा यहां से। Amateur, amateur, TEUR is the right answer। AMATEUR, ठीक है। स्पेलिंग का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। स्पेलिंग्स आपको जितनी पता होंगी उतना अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लिटरेरी टर्म बताना है आपको इसमें। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर, इसमें देखो एम्बिशन मॉक नहीं कर सकता ना, एम्बिशन को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी। एम्बिशन तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, नॉन लिविंग थिंग एक आइडिया है। अब उसको मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यूजफुल टॉयल को मॉक कौन कर सकता है? एम्बिशन थोड़ी कर सकता है, ह्यूमन क्वालिटीज उसको दे दी है। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सो इसको पर्सोनिफाई कर दिया, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है हमारा? पर्सोनिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट है हमारी पोयम है। Now joy is born of parents poor and pleasure of our richer kind. Though pleasures free, she cannot sing as sweet a song as joy confined. इसमें joy और pleasure को compare किया है। Now joy is born of parents poor, उसने बोला है कि joy जो है वो गरीब लोगों के घर में पैदा हुई है, वहां मिलती है आपको। And pleasure of our richer kind, और pleasure richer kind है, यानी अमीरों के यहाँ आपको pleasure मिलेगा। pleasure होता है सुख, प्लेजर होता है जो हमें मटेरियल चीजों से मिलता है ना, चंद दिनों के लिए, चंद मिनटों के लिए, या चंद कुछ टाइम के लिए होता है प्लेजर, है ना। परमानेंट नहीं होता है, पैसों से मिलता है, गाड़ी से मिलता है, घर से मिलता है। लेकिन जॉय जो है वो आपको दिल से खुशी देती है। जो जॉय है वो आपको दिल से खुशी देती है, आपको दिल से खुश करती है, आपको मन जहां शांत हो वो होते है जॉय। सो उसने बोला है कि जॉय तो गरीब लोगों के घर में मिलेगी, अमीरों के यहाँ प्लेजर मिलेगा आपको। दो प्लेजर इज फ्री, प्लेजर फ्री है लेकिन वो फिर भी इस तरह से नहीं गा सकता जैसे जॉय अपनी खुशी में झूमती है और गाती है। प्लेजर इज अ मॉथ दैट स्लीप्स बाय डे एंड डांसेस बाय फॉल्स ग्लेयर एट नाइट। प्लेजर एक मॉथ की तरह है, ठीक है। मॉथ एक उसकी तरह है प्लेजर, जो दिन में तो सोता है लेकिन रात की झूठी चकाचौंध में डांस करती है। मतलब एक तरह से दिखावा है प्लेजर। बट जॉय इज अ बटरफ्लाई। जॉय क्या है? एक बटरफ्लाई है दैट लव्स टू स्प्रेड इट्स विंग इन नेचर्स नाइट, जो नेचर की नाइट में, नेचर की लाइट में, नॉट नाइट, नेचर की लाइट में अपने विंग्स को स्प्रेड करके झूमती है, खुश होती है। जॉय इज लाइक अ बी दैट जेंटली सक्स अवे अ ब्लॉसम इट्स स्वीट आर। जॉय एक बी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह, जो धीरे धीरे हनी को, उसके ब्लॉसम को धीरे धीरे सक करती है। लेकिन प्लेजर एक ग्रीडी वास्प की तरह है जो प्लम और चेरीज से खा जाता है। वो डेवर, डेवर का मीनिंग क्या होता है? डेवर मीनिंग होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी खा लेना, है ना। बहुत मतलब लाइक जल्दी जल्दी, एकदम उसको सबर ही नहीं होना। तो जो प्लेजर है वो ग्रीडी वास्प की तरह है, उसको जॉय नहीं है, उसको बस जल्दी से खत्म करना है। जॉय इज लाइक अ लार्क दैट लिव्स अलोन। जॉय किसकी तरह? लार्क की तरह जो अकेले रहती है। Whose ties are very strong। ties मतलब संबंध, ties मतलब relationships, friendships, जिसके friendships बहुत strong है। दो few, बेशक से थोड़े हैं। But pleasure is like a cuckoo roams। लेकिन pleasure किसकी तरह? cuckoo roams की तरह। makes much acquaintance। acquaintances क्या होते हैं? जान पहचान के, जिनके जान पहचान के लोग तो बहुत हैं, but no friends true। लेकिन सच्चा दोस्त कोई नहीं है। जॉय फ्रॉम हर हार्ट डोथ सिंग एट होम। जॉय अपने दिल से घर पे गाती है। विद लिटिल केयर इफ अदर्स हियर। कोई परवाह नहीं अगर कोई सुन भी लेता है तो, मतलब वो अपने में ही मस्त है, अपने लिए गा रही है। बट प्लेजर देन इज कोल्ड एंड डम्प। लेकिन जो प्लेजर है वो एकदम
बेवकूफ है, एंड सिंग्स एंड लाफ्स विद स्ट्रेंजर्स नियर, स्ट्रेंजर्स के साथ वो गाती है और हंसती है, स्ट्रेंजर्स के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके। मैंने आपको पहले भी बताया था पैसेज को और पोएम्स को रीड करने का तरीका, पहले आपको फास्टली रीड करना है क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं होता है, पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। एक बार फास्ट रीडिंग करके वंस कर लो या ट्वाइस कर लो एज पर योर नीड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ट्वाइस कर लो, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे आओ। फिर जब क्वेश्चन पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग इस सेगमेंट में इसका आंसर मिलेगा, फिर उसको वहां जाके रेफर करो, रीड करो। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व अनसीन पैसेज इन पोएम्स। ओके, जॉय इज लाइक अ लार्क दैट लिव्स अलोन, फिगर ऑफ स्पीच बताना है इसमें। जॉय इज लाइक अ लार्क एंड लिव्स अलोन। लाइक अ लार्क, इसमें एल 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 साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिटरेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? इट फोकसेस ऑन द ब्यूटी ऑफ द नेचर, नेचर की ब्यूटी पे फोकस करती है? नहीं, नेचर की ब्यूटी की तो इसमें बात ही नहीं की हुई, ठीक है, सो ये तो गलत है। इट ले स्ट्रेस ऑन जॉय देन प्लेजर, हाँ बिल्कुल। इट इस्टेब्लिशेस सुपीरियरिटी ऑफ प्लेजर ओवर जॉय, क्या इस पोएम में प्लेजर को ऊपर बताया जॉय के? नहीं, इसमें तो जॉय को ऊपर बताया ना प्लेजर के। कंसिडर बोथ जॉय एंड प्लेजर फ्लीटिंग इमोशन, नहीं, दोनों को थोड़ी ना फ्लीटिंग इमोशन बताया, जॉय को फ्लीटिंग इमोशन बताया, सो ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। इट ले स्ट्रेस ऑन जॉय, जॉय के ऊपर ज्यादा जोर देता है, प्लेजर से भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेजर इज लाइक अ ग्रीडी वास्प दैट प्लम्स एंड चेरीज वुड डेवर, इन द अबव लाइन द वर्ड डेवर, डेवर का मतलब बताना है। डेवर का मतलब मैंने आपको बताया जल्दी जल्दी खाना। ऑप्शन देख लीजिए, टू इंजॉय ग्रेटली, किसी चीज को अच्छे से इंजॉय करना, नहीं, डेवर का मतलब टू डांस ब्यूटीफुल्ली, ये तो इस है ही नहीं कंटेक्स्ट में। टू सिंग मेलोडियसली, नहीं, ये बिल्कुल तीनों कंटेक्स्ट में नहीं। टू ईट समथिंग ईगरली, किसी को बहुत ज्यादा ईगरली खाना किसी चीज को है ना, ग्रीडी वास्प क्या करता है, जल्दी जल्दी ईगरली खाता है, सो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम जॉय इज कंपेयर्ड विद अ बर्ड दैट सिंग्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पोएम जॉय इज कंपेयर्ड विद द बर्ड दैट सिंग्स, जो इस पोएम में जॉय को किस बर्ड के साथ कंपेयर किया है? फॉर वन सेल्फ, जो अपने लिए खुद के लिए गाता है। फॉर स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स के लिए गाता है। कुकू के लिए, पुअर पेरेंट्स के लिए, ऑफकोर्स जो अपने लिए खुद के लिए गा रहा है ना। जो जॉय है वो तो खुद के लिए गा रही है ना, उसको कोई परवाह भी नहीं कि कोई और सुन भी ले, तो है ना, वो अपने दिल से आराम से गा रही है, सो इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, प्लेजर इज अ मॉथ दैट स्लीप बाय अ डे, चूज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन कोटेड अबव। ऊपर वाली लाइन देखिए, प्लेजर इज अ मॉथ, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है ना, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। जब कंपैरिजन जब कंपैरिजन हो एज और लाइक का यूज करके तो हमारा आएगा सिमिली, और जब कंपैरिजन हो बिना एज और लाइक का यूज के, डायरेक्ट कंपैरिजन हो, जैसा द वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, है ना, तो ऐसे कंपैरिजन हो डायरेक्ट, प्लेजर इज अ मॉथ, डायरेक्ट बता दिया कि प्लेजर एक मॉथ की तरह है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन में होता हमारा मेटाफोर। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, ओके ये, हाँ ये 99 तक ही थे पोयम में, ये अलग क्वेश्चन है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। द अबव लाइन इज अ स्टेटमेंट बाय, किसने लिखी है? ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्लास ये हमने अभी करी नहीं है चैप्टर, ये 10th क्लास का चैप्टर भी आएगा आपकी बुक में, अभी कराऊंगी, इसके बाद जो क्लास आएगी एनसीईआरटी की आएगी। नेल्सन मंडेला ने ये लाइन बोली है, उनका चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने ही ये लाइन बोली है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one of by another। क्यों? क्योंकि उन्होंने काले गोरे के ऊपर जो भेदभाव था उस चीज से फाइट किया था वहां, और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे साउथ अफ्रीका के। क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, फोनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्लास कराऊंगी मैं फोनेटिक्स की। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में स्टडी ऑफ मीनिंग, मीनिंग की जो पढ़ाई करते हैं पूरे, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिमेंटिक्स।
क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ, ये भी फोनेटिक्स का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड साउंड। अंडरलाइंड साउंड का हमें फोनेटिक सिंबल बताना है। बुक में ये जो डबल ओ अंडरलाइंड है, बुक में ये जो डबल ओ अंडरलाइंड है, इसका बताना है हमें। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इसका जो डबल ओ को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, यू बना के, और इसको हम स्लैश में भी बंद करते हैं जब हम करते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन, जब हम करते हैं इसका। क्लियर? सो जैसे बुक, लुक, कुक, इसमें जो डबल ओ की जो साउंड आती है वो यू से हम डिनोट करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा 2। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट हमें बताना है कौन से इडियम का ये मतलब है। अ बिग फिश इन द लिटिल पॉन्ड, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ ब्लडी फूल, अ फीस्ट फॉर द आई। कॉज ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े का कारण, झगड़े की जड़, फसाद की जड़ बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन एक इडियम होता है, उसका मतलब होता है फसाद की जड़, यानी अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड मेजर आलूवालिया एंड फूडोरजी लीव ऑन माउंट एवरेस्ट रिस्पेक्टिवली। मेजर आलूवालिया ने क्या छोड़ा था और फूडोरजी ने माउंट एवरेस्ट पर क्या छोड़ा था, ये हमें बताना है। तो मेजर एचपीएस आलूवालिया ने छोड़ा था पिक्चर ऑफ गुरु नानक, वो पिक्चर ऑफ गुरु नानक जी की पिक्चर छोड़ के आए थे, और फूडोरजी ने छोड़ा था क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ठीक है। जब मेजर एचपीएस आलूवालिया और फूडोरजी गए थे उसके ऊपर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने छोड़ा था पिक्चर ऑफ गुरु नानक और उन्होंने छोड़ी थी अ क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। एंटीथीसिस का आपको एग्जाम्पल बताना है। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस क्या होता है? अपोजिट आइडियाज, ठीक है। एंटीथीसिस अपोजिट आइडियाज को बोलते, कराऊंगी मैं क्लासेस अब लिटरेचर की, ठीक है। अपोजिट आइडियाज को बोलते हैं एंटीथीसिस, जहां आइडिया, वर्ड अपोजिट बेशक ना हो पर आइडियाज अपोजिट हो। ही वॉज गैदर्ड टू हिज forefathers, I came, I saw, I conquered. Oh, what a fall was there, my countrymen. या to err is human, to forgive is divine. देखो, जिसमें आइडिया अपोजिट हो, टू एयर इज ह्यूमन, ह्यूमन और डिवाइन ये अपोजिट है ना। ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, टू मतलब गलती करना इंसान का काम है, लेकिन जो माफ कर देता है वो भगवान के समान हो जाता है, ये इसका मतलब है। सो ये अपोजिट आइडियाज है, तो इसमें है एंटीथीसिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डिनोट्स अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। ये तो हमें पता है कि जिस भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है, या जिसकी, या जो कुछ करता है, जो कोई काम करता है ना, जो पर्सन कुछ कर रहा है, उसके बारे में कुछ बात कही जाती है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ये तो हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पोयम, द पोयम अ लीजेंड बाय नॉर्थलैंड बाय फोब कैरी इज अ, जो पोयम है अ लीजेंड बाय, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फोब कैरी की जो पोयम है वो क्या है? एक सोनेट है, बलाड है, लिरिक है, या एलेगी है? सो एक बलाड है, मैंने आपको क्लास में बताया था, दिस इज अ बलाड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु हैव पुअर डाइट्स आर लाइकली टू कैच कोल्ड्स। Who have poor diets, the underlined part in the above sentence, ये the people who have poor diets, तो ये बताना आपको कौन सा क्लॉज है। मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्लॉजेस की क्लास हमने बहुत अच्छे से कर रखी है, सो आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। Who have poor diets, विशेषता बता रखी है, people who have, लोग जिनकी पुअर डाइट्स होती, तो लोगों की विशेषता बताई कि कौन से लोग जिनकी डाइट खराब होती है। जो नाउन की विशेषता बता दे, जो लोगों की विशेषता बता रहा, वो होता हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, बिना सोचे समझे, आंख बंद करके। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम छू नहीं सकते, एक आइडिया है, एक फीलिंग है, एक स्टेट है, अवस्था है। क्राउड, क्राउड तो हमारा कलेक्टिव नाउन है। गैंग भी कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट भी कलेक्टिव नाउन है। एक्सपीरियंस है हमारा
एक्सपीरियंस है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? सो इसका आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट देखिए, हुज फेबल इज द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट अडेप्टेड फ्रॉम। ये मैंने आपको बैच में भी बताया था जब हमने की थी। द एंट एंड द क्रिकेट, ये जो फेबल है एसोप्स फेबल से लिया गया है। ये जो पार्ट है किससे लिया गया है, एसोप्स फेबल से। तो किसकी फेबल से लिया गया है, एसोप फेबल से। नेक्स्ट, which of the following words correctly define the ability to deal with any kind of hardship and recover from its side effect? कौन से वर्ड का मतलब ये है कि द एबिलिटी टू डील विद, किसी भी मुश्किल से डील करना और उसके साइड इफेक्ट से ऊपर आ जाना, इस बात का क्या मतलब होता है? रेजिलियंस, रिट्रोग्रेशन, रिकरेंस, रिपग्नेंस। इसका मतलब होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि मुश्किलों का सामना करके वापस स्ट्रॉन्ग हो जाना, वापस से स्ट्रॉन्ग आ जाना। बाकी ऑप्शंस का अलग मीनिंग है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर इज रेजिलियंस। नेक्स्ट देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, ये हमने पोयम कल ही मैंने क्लास डाली थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। द अबव लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये कौन सी पोएम से ली गई, हमें पता है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आपको बताया था पोएम्स की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, ठीक है, पोएम्स को अच्छे से, कि पोएम बहुत आती है, पोएम्स इंपॉर्टेंट, 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th क्लास की पोएम्स बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल का सही सीक्वेंस आपको पता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो कहां है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग? हियर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम मैककेविटी द मिस्ट्री कैट, मैककेविटी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ, जो पोएम है मैककेविटी, जो मिस्ट्री कैट है, वो किसकी एम्बॉडीमेंट है? प्रोफेसर कैनन डॉयल की, कॉनन डॉयल की, प्रोफेसर मोरियार्टी की, प्रोफेसर एलेक्सी की, या प्रोफेसर लुइस ब्रिस की? वो है प्रोफेसर मोरियार्टी की, ठीक है। एनसीईआरटी का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following sentence is framed according to the pattern given below? सेंटेंस पैटर्न दे रखा, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसी पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है। सेंटेंस, इजराइल अटैक्ड गाजा विद मिसाइलरी, सब्जेक्ट है, पहले वर्ब है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव है। सो इसमें देखो, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, लास्ट में। सो ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी गेव मी अ गुड शॉल, शी वर्ब, बट गुड शॉल इज नॉट अ एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट हो गया ना, नहीं आएगा। वी सॉ हिम बाय द सी साइड, ये भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव देखना है, लास्ट में एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ही पेंटेड द सीलिंग व्हाइट, ही सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गया, सीलिंग नाउन हो गया, व्हाइट एडजेक्टिव। यस, सीलिंग को कैसा पेंट कर दिया, व्हाइट, उसकी विशेषता बता दी। सो 4th इज द राइट आंसर, ठीक है, इसके हिसाब से। A lyric poem of moderate length, a lyric poem of moderate length with a serious subject, elevated style and elaborate stanza pattern is called। ये करवाऊंगी मैं क्लास, ठीक है। अ लिरिक पोएम, एक पोएम जिसकी लेंथ मॉडरेट हो, ज्यादा बड़ी ना हो, सब्जेक्ट सीरियस हो और एलिवेटेड स्टाइल और स्टेंजा थोड़े इलेबोरेटेड हो, उस पैटर्न को बोलते हैं ऑड। क्या बोलते हैं? ऑड। चूज द वर्ड दैट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, जमीन पे लेटना नीचे फेस करके, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जमीन पे लेटना नीचे फेस, उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट। जमीन पे लेटना नीचे फेस करके, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट। वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसमें। ही इज अस्लीप, ही इज अस्लीप, अस्लीप पार्ट ऑफ स्पीच, अस्लीप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपको ये बताना है। ऑब्जेक्ट है ही इज अस्लीप, ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम होने का असर जिसके ऊपर पड़े, तो ये तो काम हो ही रहा है ना, तो वर्ब, वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज अस्लीप, स्लीपिंग वर्ब होता है, अस्लीप वो उसका, उसकी अवस्था बताई, उसकी स्टेट,
है ना, उसके बारे में बताया है। ही इज asleep सब्जेक्ट के बारे में बताया है। जो सब्जेक्ट के बारे में बताया वो एडजेक्टिव होता है, और एडवर्ब का तो कोई मतलब नहीं है। वर्ब नहीं, वर्ब में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियर होगा। वर्ब स्लीपिंग वर्ब होता है, asleep वर्ब नहीं होता। स्लीप उसकी स्टेट है कि वो सोया हुआ है, ठीक है। सो उसके बारे में बताया, ही इज asleep, तो ही के बारे में बता रहे तो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, what is a scientist who studies the rings that appear each year in the tree trunk is called? जो ट्री ट्रंक में हर साल रिंग्स अपीयर होते हैं, उन साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। देखो ये साइंटिस्ट लिस्ट जिस्ट वाले वर्ड मैंने आपको बताया था जब हमने वर्ड मीनिंग्स भी करे थे, तब भी कि आईएसटी वाले वर्ड्स, ये डॉक्टर्स की लिस्ट एक डाली थी, डॉक्टर्स बहुत पूछे जाते हैं सब, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो ट्रीज के हर साल ट्रंक में लच्छे अपीयर होते हैं, उनकी जो पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, माइकल वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग ले स्ट्रेस ऑन। माइकल वेस्ट का जो न्यू मेथड है टीचिंग का, वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। लिसनिंग के ऊपर, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग? रीडिंग के ऊपर। माइकल वेस्ट का जो न्यू मेथड है टीचिंग है, रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि डायरेक्ट टीचिंग की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ। टेंस नहीं बदलना है, आपको ध्यान रखना है। पैसिव में जब पैसिव एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो टेंस नहीं बदलना चाहिए, टाइम नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलनी चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। दे मेड मी लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ, आई एम मेड टू लाफ। मेड था तो पास्ट में है, तो आई एम तो नहीं आएगा, ठीक है, गलत है। आई वॉज मेड टू बी लाफ्ड, टू बी लाफ्ड का यहाँ कोई सेंटेंस नहीं है। आई वॉज मेड टू बी लाफ्ड है, आई वॉज मेड टू लाफ, ये इसका करेक्ट, आई वॉज मेड टू लाफ, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पैसेज। पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज के बेस पे हमारे 26 का क्वेश्चन है। इट वॉज मॉर्निंग एंड द न्यू सन, इट वॉज मॉर्निंग एंड द न्यू सन स्पार्कल गोल्ड अक्रॉस द रिपल्स ऑफ अ जेंटल टी। सुबह सुबह की बात है, नया नया सन एकदम स्पार्कल किया गोल्ड की तरह रिपल्स ऑफ द जेंटल सी। रिपल्स ऑफ द जेंटल सी यानी मतलब दिखता है ना सूरज में से, दूर से समुद्र से देखो तो समुद्र में से सन निकल रहा है, इस तरह से बात की हुई है। A mile from shore, a fishing boat chumped the water. शोर से, किनारे से 1 माइल दूर एक फिशिंग बोट chumped the water, वो वाटर के ऊपर है। And the word for breakfast, flock flashed through the air. Till a crowd of 1,000 seagulls came, जब तक मतलब 1,000 of seagulls का कोई झुंड नहीं आ गया। To dodge and fight for bits of food, छोटे छोटे खाने के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। It was another busy day beginning, दूसरे बिजी डे की शुरुआत हो गई। But way off alone, out by himself beyond boat and shore, लेकिन उससे काफी अलग, out by himself beyond boat, बोट और शोर से अलग, जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल was practicing। जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। 100 feet in the sky, एक 100 फीट ऊपर स्काई में। he lowered his webbed feet, वो अपने वेब्ड मतलब जाल वाले पंजे, जाल जैसे पंजे होते हैं ना, उनको नीचे करता है। लिफ्टेड हिज बीक, अपनी चोंच को उठाता है। एंड स्ट्रेन टू होल्ड द पेनफुल हार्ड ट्विस्टिंग कर्व थ्रू हिज विंग्स, और एकदम कर्व लेता है, यानी उसकी मूवमेंट बताई जिस तरीके से वो उड़ रहा है। द कर्व मीन दैट ही वुड फ्लाई स्लोली, कर्व का मतलब है वो धीरे उड़ेगा। एंड नाउ ही स्लोड अंटिल द विंड वाज अ विस्पर इन हिज फेस, और वो जब तक धीरे उड़ेगा जब तक विंड धीरे धीरे उसके फेस पे विस्पर नहीं कर रही है। Until the ocean stood still beneath him, जब तक उसके नीचे जो समुद्र है वो स्टिल शांत नहीं हो जाता है, ठहर नहीं जाता है। He narrowed his eyes in fierce concentration, अपनी आंखों को पतला करता है, भीड़ा करता है, किसी लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। Held his breath, अपनी सांस को रोकता है। Forced one, फोर्स करता है। Single more inch of curve, then his feathers ruffled, he stalled and fell, उसके बाद वो स्टॉल गिर जाता है। Seagulls, as you know, never falter, never stall. Seagulls आपको पता है कभी falter मतलब कभी गलत नहीं उड़ान भरते हैं, गिरते नहीं हैं। To stall in the air is for them disgrace and it is dishonor. एयर में उनको स्टॉल होने के लिए डिसऑनर की बात है उनके लिए। बट जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल अनअशेम्ड, लेकिन वो अनअशेम्ड है, उसको शर्म नहीं आ रही है। स्ट्रेचिंग हिज विंग्स अगेन इन द ट्रेमलिंग हार्ड कर्व, वो दोबारा अपने विंग्स को उठाता है, दोबारा हार्ड कर्व लेता है। स्लोइंग एंड स्टॉलिंग वंस मोर was no ordinary bird.
और वो एक ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, यानी उसकी हिम्मत की बात की हुई है। मोस्ट गुल्स डोंट बॉदर टू लर्न मोर देन द सिंपलेस्ट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ज्यादातर गुल्स मतलब इतनी टेंशन नहीं लेते कि सिंपलेस्ट फैक्ट सीखने के लिए, हाउ टू गेट फ्रॉम शोर टू फूड बैक अगेन, किनारों पे कैसे जाएं, खाना कैसे लें, वापस कैसे जाएं। फॉर मोस्ट गुल्स, ज्यादातर सी गुल्स के लिए, इट इज नॉट फ्लाइंग दैट मैटर, फ्लाइंग मैटर नहीं करती है, लेकिन ईटिंग मैटर करती है। बट फॉर दिस गुल, लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन के लिए, दो इट वॉज नॉट ईटिंग मैटर्ड, खाना उसके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन फ्लाइट मैटर करती, किस तरीके से वो उड़ रहा है। मोर देन एनीथिंग एल्स, जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल लव टू फ्लाई, किसी भी चीज से ज्यादा उसको उड़ना पसंद है। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग ही फाउंड इज नॉट द वे टू मेक वन सेल्फ पॉपुलर विद अदर बर्ड्स। और इस तरीके से सोचना उसका ये नहीं है कि वो दूसरे बर्ड्स में अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहता है। इवन हिज पेरेंट्स वर डिसमेड एज जोनाथन स्पेंट होल डे अलोन। उसके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था कि जोनाथन पूरा पूरा दिन अकेला निकाल देता है, मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ लो लेवल ग्लाइड्स मारता है, फिर ऊपर जाता है, एक्सपेरिमेंटिंग और एक्सपेरिमेंट करता है। So now let's see its questions. For Jonathan Livingston, flying was, Jonathan के लिए flying क्या थी? Life itself, a matter of shame and grace, shame और grace का मैटर थी? बिल्कुल नहीं। Means of finding food, खाने के लिए वो उड़ता था? नहीं। Way to make, अपने आप को पॉपुलर बनाना था? बिल्कुल नहीं। उसके लिए फ्लाइट क्या थी? उसके लिए फ्लाइंग लाइफ इटसेल्फ, उसके लिए फ्लाइंग ही जीना थी। वो फ्लाइंग को सब चीज से ऊपर मानता था। सो इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर जेंटल फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से ढूंढ के जेंटल का हमें मीनिंग बताना है कि जेंटल का क्या मीनिंग है। ऑप्शन है फाल्टर, फियर्स, ट्विस्टिंग या कॉन्सेंट्रेशन। जेंटल का मीनिंग होता है फियर्स, यानी आराम से, धीरे से, ठीक है, फियर्स, प्यार से। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड दैट मीन्स अवॉइड बाय सडन क्विक मूवमेंट। वर्ड चूज करना आपको पैसेज से जिसका मतलब है अवॉइड बाय सडन क्विक मूवमेंट, यानी किसी चीज को अवॉइड करना जल्दी से, ऐसे करके, अपनी मूवमेंट को सडन करके। डॉज, वेब्ड, रफल्ड, चम्ड, तो इसका मीनिंग है डॉज। डॉज का मतलब होता है, डॉज का मीनिंग होता है कि अपनी मूवमेंट को जल्दी जल्दी करना, ठीक है, सडन मूवमेंट को एकदम, और किसी चीज को अवॉइड कर देना, डॉज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द लाइन बट जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल अनअशेम्ड स्ट्रेचिंग हिज विंग्स अगेन शोज अबाउट जोनाथन, किस चीज के बारे में? उसकी शेमलेसनेस के बारे में, उसके मीनेस के बारे में, एग्जॉशन या उसकी परसिवियरेंस के बारे में दिखाता है। जो जोनाथन अनअशेम्ड फील कर रहा है, अपने विंग्स को फैलाता है और दोबारा से उड़ता है, ये उसकी परसिवियरेंस के बारे में दिखाता है। जोनाथन बार बार ट्राई कर रहा है, उसको अब शर्म नहीं आ रही ट्राई करने में, विच शोज उसका डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है लगातार किसी चीज को जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक करते हैं, ठीक है, बिना किसी झिझक के। सो इसका करेक्ट आंसर है 4, परसिवियरेंस। 25 तक थे ना ये? नहीं, 26 तक है। वन मोर क्वेश्चन। यस, even his parents were dismayed as Jonathan spent whole day alone making hundreds of low level glides experimenting. अब डिसमेड का क्या मतलब है कि डिसमेड मतलब उसके पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे उससे कि वो अकेला रहता और फ्लाइट करता रहता है। फेल्ट प्राउड नहीं, उस टाइम वो प्राउड फील नहीं कर रहे थे, उस टाइम वो परेशान हो गए थे। ग्रिडी, डिटैच नहीं, डिसअपॉइंटेड, वो उससे डिसअपॉइंट हो गए थे कि क्या करता रहता है पूरे टाइम, उड़ता ही रहता है, परेशान होता है, इस तरीके से वो डिसअपॉइंट हो गए। तो इसका मतलब फेल्ट डिसअपॉइंटेड। Let's check out the next question. Choose the correct form of verb from the blank space in the given sentence. Correct form of verb बताने इसमें आपको। Here dash the indigo. Come, comes, has come, is come. कम की फॉर्म बतानी है, कौन सी आएगी? सो इसमें देखिए, सब्जेक्ट हमारा इंडिगो है, द इंडिगो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ एस आता है, तो यहां आएगा कम्स। हेयर कम्स द इंडिगो। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन गिवन बिलो। सही प्रेपोजिशन आपको इसमें बतानी है। द हाउस इज डैश, वी हैड बेटर गेट डैश। द हाउस इज
डैश, तो ऑन इनटू, द हाउस इज ऑन फायर, वी हैड बेटर गेट इनटू, अंदर चले जाएं, नहीं, है ना। द हाउस इज ऑन फायर, वी हैड बेटर गेट आउट, द हाउस इज इन फायर नहीं होता, द हाउस इज अबव नहीं, सेकेंड इज द राइट आंसर, द हाउस इज ऑन फायर मतलब आग लग गई, वी हैड बेटर गेट आउट, हम बाहर निकल जाएं तो बेहतर होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इंटोनेशन इन फोनेटिक्स, फॉर फोनेटिक्स में इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन होता है द ऑल्टरेशन ऑफ वॉइस, पिच और टोन इन स्पीच, ठीक है, इसका ऑप्शन इसलिए नहीं देख रही हूं मैं, the alteration of voice, pitch or tone in speech, the use of language with fewer errors, form of a spoken language in peculiar to a region, a term expressing an action or state of being। अभी फोनेटिक्स कराया नहीं है इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूं। इसमें इंटोनेशन होता है फोनेटिक्स में, जब हम कोई स्पीच बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, तो कहाँ जोर देना है, कहाँ वॉइस को, पिच को स्लो करना है, कहाँ तेज करना है, इस चीज को हम बोलते हैं इंटोनेशन। द ऑल्टरेशन ऑफ वॉइस, वॉइस का घटाव बढ़ाव, ठीक है, पिच का, टोन का, स्पीच का घटाव बढ़ाव स्पीच के अंदर, उसको बोलते हैं इंटोनेशन, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू पेंडेमिक, मीटिंग वॉज इनटू, बैक, डाउन, ऑफ, आपको मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, बंद कर देना, तो पेंडेमिक की वजह से मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, तो मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, है ना। कॉल्ड इनटू मतलब अंदर की तरफ, बैक मतलब पीछे की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, पीछे वाले वर्ड से हम, मैंने बताया था आपको, हम ध्यान रखेंगे। सो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल पढ़ना है, सीता देवी हैज बिकम डैश एमएलए। अब इसमें ए आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड में लगता है, एन वॉल साउंड में, द स्पेसिफिक में, और जीरो आर्टिकल जहां जरूरत नहीं है। एमएलए देखिए, वैसे तो अगर आप इसमें आर्टिकल आपको लगाना ही था तो फिर एन लगाएंगे, क्योंकि एम एम वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि एमएलए, पीएम, सीएम, इनसे पहले जो ये पोस्ट होती है, इनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जीरो आर्टिकल आएगा, सो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। सीता देवी हैज बिकम एमएलए, सीधा ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। ये बात किसने बोली थी, स्टोरी पता है हमें, चांदनी वाली स्टोरी पढ़ी थी, बकरी वाली, ये उस बकरी ने ही बोली थी, चांदनी ने बोली थी ये बात, और चांदनी कौन थी, ओल्ड गोट, ओल्ड गोट ने, चांदनी नहीं, ओल्ड गोट ने, चांदनी ने नहीं। हु सेड द अबव स्टेटमेंट टू हुम, ओल्ड गोट ने बोली थी अब्बू काका को कि छोटी सी मतलब ओपन फील्ड में मरना ज्यादा बेहतर है छोटी सी झोपड़ी के, सो ओल्ड गोट टू अब्बू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु लिव इन फ्रांस, द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ वेस्टर्न आर्ट्स, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका, ये लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज यूज्ड बाय फ्रांस नहीं है, ठीक है, इसका फर्स्ट नहीं लगाना है। द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो लोग अलग अलग भाषा से जुड़े होते हैं वो एक ही जब लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका, जैसे इंग्लिश को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सो इसका राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट देखिए, अ पीरियड प्लान इज नोन एज, अ पीरियड प्लान क्या, यूनिट प्लान, ईयर प्लान, लेसन प्लान या डेली प्लान। पीरियड प्लान जो एक पीरियड का जो प्लान होता है, ठीक है, पीरियड प्लान होता है हमारा यूनिट प्लान। अ पीरियड प्लान कवर्स अ यूनिट स्प्रेड ओवर सेवरल टीचिंग पीरियड, सेवरल टीचिंग पीरियड में, क्योंकि लेसन प्लान तो एक लेसन के लिए होता है जो हमें एक लेसन सिखाना है, पीरियड प्लान होता है पीरियड को कवर करने के लिए, यूनिट को कवर करने के लिए, इतने से इतना पीरियड हमें पूरा कवर करना है। पीरियड मतलब वो वन पीरियड नहीं, 30 मिनट का होता है, ठीक है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड की बात की गई है। सो यूनिट प्लान पेडागोजी का क्वेश्चन है। हु रोट द लूसी पोएम्स, लूसी पोएम्स किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, डगलस जेम्स ने या गीव पटेल ने। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है लूसी पोएम, आर फेमस फॉर लिरिकल सीरीज बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉरी, नॉट विलियम शेक्सपियर, सेकंड। विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड।
What is the moral of the poem Dad and the Cat and the Tree? Dad and the Cat and the Tree का moral क्या है? To be kind to everyone, don't be overconfident, safety, respect elders. Of course, don't be overconfident, क्योंकि उनका प्लान वो बोल रहे थे नहीं मैं कर लूंगा, प्लान ए भी फेल हो गया, प्लान बी भी फेल हो गया, लास्ट में जाकर प्लान सी सक्सेसफुल होता है. ठीक है, कभी वो कहीं फंस जाते हैं, कभी कहीं फंस जाते हैं. सो इसका सेकंड इज द राइट आंसर. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पोएम शिवी? शिवी पोएम किसके बारे में ये बताना है. The paradoxical attitude of parents, the journey of an old man, paradoxical attitude of parent, power of love, mortality of mankind. शिवी पोएम में क्या बताया कि यहाँ मत बैठो, वहां मत सुनो, ये करो, वैसे नहाओ, वैसे नहीं नहाओ, यही बताया ना उसमें. तो इस पोएम में क्या पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड बताया पेरेंट्स का और एल्डर्स का बच्चों के टुवर्ड्स, कि कैसे हम बच्चों को हर चीज पे रोका टोकी करते रहते हैं. याद है ना पोएम शिवी. सेकंड, Who among the following, अब देख लो, आप बोलते हो एनसीईआरटी करा, तो एनसीईआरटी के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. यू आर मतलब देख रहे हो आप, ऑथर्स पूछ रहा है आपसे, है ना, मोरल पूछ रहा है आपसे, और बीच में से कुछ चीज पूछ ले रहा है ताकि आपको स्टोरी का पता है या नहीं, है ना, सार पूछ रहा है, उसका कंटेक्स्ट पूछ रहा है. नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आयरिश नेशनल पोएट? आयरिश नेशनल पोएट इनमें से कौन से हैं? विलियम बटलर यीट्स, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट विटमैन और रुडियार्ड किपलिंग. सो विलियम बटलर ईस्ट को हम आयरिश पोएट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो आयरलैंड के हैं, इसीलिए आयरिश पोएट हैं. ठीक है, आयरलैंड के विलियम W.B. यीट्स. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बरी द हैचेट. टू बरी द हैचेट का मतलब होता है कि किसी जो दंगा फसाद है, जो फसाद की जड़ है, उसको खत्म कर देना, है ना, नफरत को खत्म कर देना. टू हाइड समथिंग नहीं. टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग. कम टू पीसफुल टर्म्स. यस, कम टू पीसफुल टर्म्स यानी शांति लेके आ जाओ, अब जो था, जो लड़ाई झगड़ा, उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया. इसका मतलब टू बरी द हैचेट. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन, इसको रिपोर्टेड स्पीच में बेसिकली बदलना है. रीटा सेड आई विश आई वर अ प्रिंसेस, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में हमें बदलना है. रीटा सेड आई विश आई वर अ प्रिंसेस. सो फर्स्ट देखिए, रीटा सेड दैट शी विश्ड शी वर अ प्रिंसेस. रीटा सेड दैट शी विश्ड आई वर अ प्रिंसेस. आई तो देखो कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच उसका बदल दे रहे हैं, तो जब रीटा ने बोला है तो रीटा के लिए हम शी यूज करेंगे ना. प्रोनाउन केस याद है ना, जो रूल ऑफ प्रोनाउन थे, प्रोनाउन भी तो बदलना है, प्रोनाउन लगाना है ना हमें. रीटा और आई तो तब आएगा जब रीटा ने वो बात खुद कही, डायरेक्ट स्पीच है. अभी हम इसको इनडायरेक्ट में बदलना है. तो रीटा सेड दैट शी विश्ड आई, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये भी आई. रीटा सेड दैट शी विश्ड शी इज अ प्रिंसेस, शी के साथ शी इज अ प्रिंसेस, ये तो नहीं. ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर वर है. रीटा सेड दैट शी विश्ड शी वर अ प्रिंसेस. फर्स्ट is the correct answer. नेक्स्ट देखिए, fill in the blank with correct modal auxiliary. मॉडल इसमें भरना है, ऑक्सिलरी मॉडल. ऑल मेन डैश डाई. सर्टेनिटी बतानी है इसमें. सर्टेनिटी मैंने आपको क्लास में भी कराया था ये क्वेश्चन. सर्टेनिटी बतानी है, यानी पक्का है ना. और ये टैग वर्ड्स आप याद रखेंगे. कैन तो पॉसिबिलिटी होता है. शुड मोरल ड्यूटी के लिए यूज टू नहीं, इसमें मस्ट आएगा. सर्टेनिटी बतानी है ना, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोग मरेंगे, पता ही हमें. ठीक है, सो इसका राइट आंसर इज 2. ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फिक्शनल राइटिंग. कौन सा इसमें नॉन फिक्शनल राइटिंग नहीं है? नॉन फिक्शनल राइटिंग क्या होता है? जिसमें कोई भी बनावटी चीज नहीं होती, झूठी चीज नहीं होती, इमेजिनेटिव नहीं होती. ठीक है, वो होता है नॉन फिक्शनल राइटिंग. सो डायरी, बायोग्राफीज या शॉर्ट बायोग्राफीज, शॉर्ट स्टोरीज या ऑटोबायोग्राफीज, इसमें नॉन फिक्शनल राइटिंग हमें बताना है कि नॉन फिक्शनल राइटिंग कौन सी होती है. नॉन फिक्शनल राइटिंग होती है इज नॉट अ नॉन फिक्शनल राइटिंग. नॉट बताना है. यस, नॉट का देखो, नॉट का इसमें ध्यान रखेंगे, स्टेट में नॉट का. नॉट, तो ये नॉन फिक्शनल राइटिंग है. ऑटोबायोग्राफीज, इसमें कुछ भी नहीं होता. ठीक है, एंड मतलब ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है? अपने बारे में लिखना, अपनी जीवनी के बारे में. बनावटी बातें क्या होगी? इमेजिनेटिव कुछ नहीं होता. बायोग्राफीज भी नॉन फिक्शनल है, डायरी भी नॉन फिक्शनल है. तो इसमें जो
नॉन फिक्शनल नहीं है, जो फिक्शनल है वो है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज जैसे शॉर्ट मूवीज आजकल आती हैं, है ना, नेटफ्लिक्स वगैरह पे और शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो फिक्शनल होती हैं, नॉन फिक्शनल नहीं होती हैं। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। सही कंजंक्शन से आपको ब्लैंक भरना है। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन। कुकिंग के साथ साथ इसमें बात की है। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, बिसाइड स्टिल डूइंग द कुकिंग। तो इफ मैंने आपको ये क्लास में बताया था, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ, के अलावा, ठीक है। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में बैठा हुआ इंसान को बोलते हैं बिसाइड, या बगल में रखी हुई चीज को, या जो भी साथ में होता है बिसाइड। और बिसाइड्स होता है के अलावा। तो कुकिंग के अलावा मुझे गार्डन की देखभाल भी मैं करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, What was the unusual thing about Hafiz in the story The Treasure Within? Treasure Within में हफीज के बारे में unusual thing क्या थी? Making the prediction, कि वो prediction करता था, having a photographic memory थी, coining stories बनाता था, foresightedness उसकी, हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी, उसकी मेमोरी क्या थी? फोटोग्राफिक थी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर चीजों को याद रखता था विजुअली और बिना पढ़ाई के, तो ये उसकी अनयूजुअल चीज थी। सेकंड, व्हाट नेम डिड एने फ्रैंक गिव टू हर डायरी? ये क्लास अभी करोगे आप। एने फ्रैंक की डायरी का नाम है किटी, ठीक है। एने फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दे रखा था? किटी। अभी पढ़ाऊंगी वो चैप्टर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर स्टोरी के जो ऑथर हैं वो कौन है? प्रिंसेस सेप्टेम्बर स्टोरी के ऑथर हैं विलियम सोमरसेट मॉगम। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर स्टोरी हमने करी थी उसके ऑथर कौन है? विलियम सोमरसेट मॉगम, ठीक है। ऑथर जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अ पोएम अ हाउस अ होम इज पेंड बाय, किसने लिखी है? पेंड बाय का मतलब किसने लिखी है? अ हाउस अ होम, ये पोएम लिखी है लॉरेन एम वॉली ने। फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है, लॉरेन एम वॉली। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द जनरल एम ऑफ टीचिंग? जनरल एम क्या है टीचिंग का, इंग्लिश पढ़ाने का? टू एनेबल द लर्नर्स टू नो द कल्चरल ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड, टू नो द, टू ओपन द ट्रेजर ऑफ रिच इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल, टू इनकलकेट द इंटीग्रेटिव क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टू मेक द लर्नर एन इफेक्टिव यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जनरल एम क्या है इंग्लिश का? कि जो लर्नर है वो इफेक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर पाए, उसमें कम्युनिकेट कर पाए, उसको लिख पाए, बोल पाए, ये उसका जनरल एम है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज टेकन? ये जो हमारा द थ्री क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय था, ये किससे लिया गया? द पेपर मैंगरीन से, व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल से, अ फ्लाइट ऑफ पिजन से, एंग्री रिवर से लिया गया हमारा व्हाट मैन लिव बाय, ठीक है। इसका एक्सट्रैक्ट है ये, व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स का एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, चूज द पेन नेम बाय विच विलियम सिडनी पॉर्टर इज बेटर नोन? साकी, ओ हेनरी, ओ नील या रॉबर्ट गैलब्रेथ? तो जो विलियम सिडनी पॉर्टर है उनको, एक सेकेंड, विलियम सिडनी पॉर्टर है उनको और किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है ओ हेनरी के नाम से, ठीक है। सो सेकंड इज द राइट आंसर। सो ये था हमारा पेपर 2। उम्मीद करती हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आई होगी।